नागेंद्र क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। एयरफोर्स के लिए अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आप स्पेशल बैच शुरू होने जा रहा है और उसका वीडियो आज से हम बना रहे हैं। तो आपका सपना है कि एयरफोर्स की तैयारी करें तो फिर इस वीडियो को देखिएगा और टॉपिक मतलब इसका लगातार आपको टॉपिक मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। अगर आप पढ़ते रहेंगे लगातार, आपका रिस्पांस अच्छा हुआ तो हम लाइव क्लास भी इसकी शुरू कर देंगे। तो आप बच्चों देखिए कि हम पहला टॉपिक हम सेट थ्योरी शुरू करेंगे और आप पढ़िएगा, इसको पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आपको बहुत मजा आएगी। और जब इसका हम प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में तो मुझे लगता है जब आप पे बोर्ड पे क्वेश्चन दिखेगा तो ऑटोमेटिक आपको बिना कलम चलाए उसका सलूशन निकल आएगा। लेकिन वो चीजें होने से पहले आप ये वीडियो को आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक। तो मैं टॉपिक शुरू करता हूं। समुच्चय सेट देखते हैं ये क्या है, समुच्चय क्या है। तो समुच्चय की बेसिक डिफिनीशन जैसे हम लिखते हैं तो ये कहेंगे वस्तुओं के सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स क्या है, ये एक समुच्चय है, ये एक सेट है, ठीक। तो ऐसे तो ये एक डिफिनीशन हो गई, इस तरह से हम जान गए। तो अब ऐसे कैसे जानेंगे कि समुच्चय जहां पे काउंटिंग की जाए, जहां पे क्वांटिटी हो, जहां संख्या दर्शाई जाए वो समुच्चय कहलाएगा। जैसे ये कहे कि ये कह दे कि भारत के सभी स्वतंत्र भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो वहां पे एक गिनती हो गई, ये काउंट कर सकते हैं, तो क्या कहलाया, समुच्चय कहलाया। ये आप कहें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय, तो उसमें भी काउंटेबल है, A-E-I-O-U गिन सकते हैं, तो वो क्या कहलाया, समुच्चय कहलाया। फिर जैसे लिख दिया जाए कोई गुणनखंड लिख दिया जाए, जैसे गुणनखंड में लिख दूं x² - 3x, इस तरह से कोई गुणनखंड लिख दिया जाए x² - 3x + 2, इसको खंड करेंगे तो इसके दो मूल आ जाएंगे, उनका समुच्चय, तो दो मिल जाएंगे ना, दो मूल आ जाएंगे। या ये कह दे कि 72 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय, तो इस तरह से भी हम समुच्चय कह सकते हैं। कक्षा 9 के छात्रों का समुच्चय, तो ऐसे भी हम समुच्चय कह सकते हैं। ये प्रदेश के अपने भारत के सभी प्रदेशों के राजधानियों का समुच्चय ऐसे कह सकते हैं। तो इन सबको हम समुच्चय देखने के बाद, समुच्चय तमाम ढेर सारे एग्जाम्पल सुनने के बाद हमको ऐसा पता चलता है कि उसमें जो है उसकी काउंटिंग है, उसमें नंबर्स की पता है, उसमें संख्या चल रहे हैं पता, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अभी मन में सोचिएगा, कभी भी सोचिएगा कि चलिए ठीक है कि हम समुच्चय जान गए ये समुच्चय है, पर ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जिसको जान के हम जाने ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल कौन से होंगे जो समुच्चय नहीं होंगे। तो समुच्चय में आपको पहले बताया कि जहां पे क्वांटिटी मतलब जहां नंबर्स की बात हो, संख्या की बात हो, तो वो क्या कहलाएगा, समुच्चय बन जा रहा है। लेकिन जहां पे क्वालिटी की बात आ जाए फिर वो समुच्चय नहीं होगा। जहां पे क्वालिटी की बात आए वो समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि जैसे लिखा भारत के ईमानदार नेताओं का समुच्चय, तो आप कैसे कह दोगे कि भारत की कौन नेता ईमानदार है। यहाँ पे उनकी क्वालिटी आप जानना चाहते हैं तो पता नहीं कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन चोर है, ये पता नहीं चल पाएगा, इसलिए हम इसको समुच्चय नहीं कहेंगे, ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं मेधावी छात्रों का समुच्चय, तो किसी क्लास के या कहें भारत के मेधावी छात्रों का समुच्चय। तो आप ये बताइए कि ढेर सारे सब्जेक्ट होते हैं, किसी का इतिहास में बहुत अच्छा पकड़ है, किसी का गणित में अच्छा पकड़ है, किसी को अंग्रेजी में अच्छा पकड़ है, तो उसमें हम कैसे जान जाएंगे कि ये गणित वाला ज्यादा मेधावी, हिंदी वाला कम मेधावी या अंग्रेजी वाला ज्यादा मेधावी। तो ऐसे तो पता चलेगा नहीं भाई, अपने अपने सब्जेक्ट में सभी मेधावी अच्छे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्वालिटी की बात आ गई, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, ये समुच्चय नहीं होगा। ऐसे कह दें कि किसी गांव के सभी ईमानदार लोगों का समुच्चय, तो कैसे पता चलेगा, ये भी समुच्चय नहीं है। जैसे कहें किसी नगर के चोरों का समुच्चय, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा। तो ऐसे जहां पे क्वालिटी की बात आ जाए वो क्या कहलाएगा, वो समुच्चय नहीं होगा। मैंने दो बात बताई, समुच्चय होगा कौन और समुच्चय कौन नहीं होगा, ये आपको बात जानकारी रखनी है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, समुच्चय के अवयव, ठीक। समुच्चय के अवयव क्या है, ठीक है। तो समुच्चय के अवयव क्या है, समुच्चय की खास बात यह है कि उसके अंदर जो अवयव है उसमें सब में कोई विशेष समानता हो या कॉमन हो, ऐसी कोई बात
नहीं है। जैसे कि किसी समुच्चय को मान लें और किसी समुच्चय अगर लिखते हैं और उसके अवयव अगर आप लिख रहे हैं, अवयव मतलब समुच्चय के अंदर दर्शाई गई संख्या जो है, इसके अंदर जो नंबर्स आप लिखोगे वो ये कह दो कि समान हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप मेज लिख दो, फिर यहाँ पे प्लेट लिख दो, फिर चूहा लिख दो, बिल्ली लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये अलग अलग एक साथ लिख दिए तो ये कह देंगे ना कि एक जगह का ये समुच्चय हो गया। ऐसी कोई इसमें नियम नहीं है कि उसमें एक कॉमन मतलब एक समानता हो, ऐसा तो वो समुच्चय कहलाएगा। ऐसी कोई बात, ऐसी बहुत विशेष बात नहीं है। वो कह दे इस घर में ये, इस घर के ये चीजें हैं, इसका मतलब वो उसका समुच्चय हो जाएगा, उसमें कोई कॉमन बात बन जाती। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब समुच्चय को लिखते कैसे हैं, समुच्चय का संकेतन कैसे है, नोटेशन कैसे है। तो मान लीजिए कि ये समुच्चय ए बी सी डी डॉटेड ऐसे कैपिटल लेटर में, जो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा वो सेट कहलाएगा। ये सब क्या है, समुच्चय है। इनको हम क्या कहेंगे, ये सेट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, समुच्चय है। लेकिन इसके अवयव जो एलिमेंट होंगे, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, स्मॉल लेटर में होते हैं, ए बी सी डी डॉटेड या 1 2 3 4 इस तरह से। तो समुच्चय का जो अवयव होगा, जो अवयव होगा वो स्मॉल लेटर में होगा या नंबर्स में होगा, और जो समुच्चय नाम दिया जाता है वो सदैव ABCD के अल्फाबेट में कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये इसकी खास बात हो गई, ये समुच्चय में है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय का निरूपण बच्चों इसमें जो लिखते हैं, आपको एक एक कॉमन एक सिस्टम से मैं बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपका एक चीज मिस होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कोई क्लास वाइज तो है नहीं, आपका एयरफोर्स के लिए है। तो आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके एग्जाम में आएगा वहां तक हमको पहुंचाना है, फिर उसके बाद आपके पेपर में देखना है। तो फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मतलब ये कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समुच्चय को, लिखते कैसे हैं, तो उसका नियम होता है। उसका है तालिका विधि, सूची विधि, रोस्टर विधि। मतलब तालिका को इंग्लिश में बोलते हैं टबुलर मेथड, और सूची लिस्टिंग मेथड, और हो जाएगा रोस्टर मेथड, ठीक है। रोस्टर को हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखते हैं। तो ये सब मेथड क्या है, जैसे आप कोई सेट लिख लें और कोई नंबर से लिख लें 1 2 3 4 कुछ भी इस तरह से कोई लिख दिए, तो ये तालिका में है, ये क्या कहलाएगा, आपको तालिका विधि कहलाएगा। तो इस तरह से हम तालिका विधि को लिखते हैं, तालिका विधि में इस तरह से लिखते हैं। फिर उसके बाद दूसरा इसमें आता है, जैसे कि हम तालिका विधि या रोस्टर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड, मतलब जिसको कहते हैं सूची विधि, वो इस टाइप में आप लिख सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है गुण विधि या फिर निर्माण विधि, जिसको सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। सेट बिल्डर मेथड क्या है बच्चों, सेट बिल्डर मेथड वो क्या है, वो कैसे लिखेंगे। सेट बिल्डर मेथड में मान लीजिए ये लिखा हो, जैसे सेट बिल्डर मेथड में लिखा वैसे लिख दिया जाए कि अगर एक सेट लिख दिया जाए ए इक्वल, ये अभी तो रोस्टर मेथड में लिखा है 2 3 5 7 ऐसे लिखा है। इसको मैं कहूं कि आपको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। सेट बिल्डर मेथड में लिखना है तो पहली बात तो ये जानो ये लिखा क्या है। इसको तो बहुत तरीके से लिख सकते हो, अलग अलग तरीके से कई भाषाओं में आप दर्शाया जा सकता है, पर ये जानना है हमें कि ये है क्या, लिखा किसमें। तो ये लिखा एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है जो ऐसी अभाज्य संख्या जो 7 के बराबर है या 7 के बराबर है या 9 से छोटी है या 10 से छोटी है, इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। तो हम इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं ए एक्स दैट एक्स, मतलब ऐसा है कि एक यक्स क्या है, ये यक्स क्या है, एक क्या है, अभाज्य संख्या है। यही कहोगे ना, यक्स एक क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है जो 9 से छोटी है या 10 से छोटी है, ये तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 10 से छोटी है, ठीक है। अभाज्य संख्या है जो 10 से छोटी है, तो भाई 10 से छोटी है 9 तक तो जा नहीं सकते क्योंकि 9 अभाज्य संख्या है नहीं,
तो अगर ऐसे लिखा है तो हम इस टाइप में इसको लिख सकते हैं। ये आपका रोस्टर मेथड में है, ये आपका सेट बिल्डर मेथड हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके एग्जाम में लिखने उखने के लिए आता नहीं है, वो लिखा लिखाया रहेगा, आपको पहचान के बताना होगा कि कौन से मेथड लिखा है। तो इस टाइप से लिखा होगा तो वो क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर मेथड लिखा होगा। इस टाइप से लिखा होगा तो रोस्टर मेथड कहलाएगा। ठीक है, ये आपको जानकारी रखनी होती है। ठीक, तो इस तरह से हम ये जाने कि ये ऐसे लिखेंगे। अब अगला स्टेप होता है हमारा टाइप्स ऑफ सेट, मतलब इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, सेट के कितने प्रकार हैं उसको आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना है। ठीक, अब उसके स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखना है, सबसे पहले इसमें जैसे स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो सबसे पहले हम देखते हैं रिक्त समुच्चय। मैं तो जो भी है इसका जरूरी चीजें आपको बताते हुए आगे क्लियर करेंगे, क्योंकि सारी चीजें आपको सेट में एक ही वीडियो में आपको क्लियर बता दिया जाएगा। सेट में सबसे पहले है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ठीक बच्चों, रिक्त समुच्चय को नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। इस रिक्त समुच्चय को नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है, नल सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है, नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट भी कहते हैं। ठीक, इसे नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट कहते हैं। तो ये सेट क्या है, मतलब ये ऐसे अवयव है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, कोई भी अवयव ना हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे ये लिखा हो, इसे लिखते कैसे हैं, तो ये सेट ए बराबर इसको फाई से डोनेट करते हैं। ठीक, या ऐसे लिखते हैं। प्यारे बच्चों, इस टाइप से हो सकता है ये नल सेट है, पर गलती से ये कभी मत मानिएगा, क्योंकि ये नल सेट नहीं होगा। ये भी नहीं मानिएगा, अगर ऐसे लिख के आता है तो ये भी नल सेट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, सेट वैसे भी महिला कोष्ठक से दर्शाया जाता है, क्योंकि आप लोग पढ़ के आए हैं तो बहुत ज़्यादा बेसिक बताने की जरूरत नहीं थी। तो ये जान लीजिए कि अगर ऐसे लिखा है तो ये रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा, ये भी रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। रिक्त समुच्चय फाई ऐसे लिखा होगा, या फिर रिक्त समुच्चय आपका ऐसे होगा। और रिक्त समुच्चय में और बहुत ज़्यादा आपको और ज़्यादा डीप बताने की जरूरत नहीं है, आपको जानकारी होगी कि रिक्त समुच्चय हम किसे कहेंगे। ठीक, रिक्त समुच्चय एक खास बात होती है, सबसेट होता है, सारे सेट का अपने आप में सबसेट होता है ऑलवेज, उसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आगे बताएंगे। फिर दूसरा, इसके बाद रिक्त समुच्चय के बाद होता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय या कहते हैं उसे सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय या उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। जिस सेट में एक एलिमेंट्स हो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं, वन एलिमेंट्स होगा उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर दिया है वन एलिमेंट्स है तो वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं परिमित सेट, जिसके अवयव या एलिमेंट्स काउंट किए जाए वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। कोई भी सेट आप ले लें, जैसे 1 2 3 4 लिख दिए, इसमें कितने अवयव हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। अगर कोई एक और सेट ले लेते हैं, ABC लिख दें, इसमें कितने अवयव हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, ये काउंटेबल है, ये इसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं, ये परिमित सेट है। फिर उसके बाद चौथा हम देखते हैं अपरिमित सेट। अपरिमित सेट क्या है, वह सेट जो काउंटेबल नहीं है, गिना नहीं जा सकता है, वो अपरिमित है। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं, तो नंबर सिस्टम का भी ज्ञान होना चाहिए। उसे मेरे वीडियो कुछ पढ़े हैं 11th के हिसाब से, उसको आप देख के आप जान सकते हैं, नंबर सिस्टम का ज्ञान जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी नंबर्स हैं सब का सब क्या है, इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित सेट है। मान लीजिए कोई सेट ले लें और इसको हम लिख दें 1 2 3 4 डॉटेड एंड सो ऑन, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। ये हम जान गए, ये ऐसे सेट, अब चाहे नेचुरल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे पूर्णांक हो, होल नंबर्स हो, चाहे रेशनल नंबर्स हो, चाहे रियल नंबर्स हो, सब का सब क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे ये। ठीक है ना, ये अपरिमित सेट कहलाएंगे। इस तरह से सारे नंबर्स को हम जान सकते हैं, ये क्या है, अपरिमित सेट कहलाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद एक होता है असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं, वह सेट जो एकदम से अलग, उसमें से दोनों में से कोई कॉमन ना हो, तो क्या कहलाएगा, असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा। जैसे A इक्वल अगर कोई सेट ले लें, 1 2 3 ले लें, और B इक्वल कोई सेट ले लें, 2 A B C D इस तरह से लिखा है,
तो ये क्या कहलाएगा, असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि दोनों में ऐसी कोई बात नहीं है जो कॉमन मैच कर जाएंगे। तो ऐसे सेट क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ये क्या कहलाएगा, असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, समतुल्य सेट। क्या है, समतुल्य सेट। समतुल्य सेट की क्या कहानी है वो देख लीजिए। समतुल्य सेट के एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, वो क्या कहलाएगा, समतुल्य सेट, इक्विवेलेंट सेट। समतुल्य सेट क्या कहे, उसके एलिमेंट्स बराबर हो जाए। जैसे कोई सेट मान ले दें ए बी सी मान लें, और दूसरा कोई बी सेट मान लें 1 2 3 मान लें, ठीक है। इसके एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, ठीक। इसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। अवयव दोनों के बराबर है, वो अलग अलग है पर बराबर है, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय की क्या कहानी है, अगर ए बी सी लिखा है तो दूसरा सेट बी सी ए होगा, इस तरह से। तो ये समान सेट होंगे, एलिमेंट्स इधर उधर हो जाएं वो चलेगा, लेकिन अगर ये सेम है तभी वो समान सेट कहलाएगा, वो इक्वल मतलब इक्वल सेट कहलाता है। और जो समतुल्य सेट कहलाएगा उसमें एलिमेंट्स बराबर होंगे, वो जरूरी नहीं है कि एलिमेंट्स सेम हो, ठीक। तो इस तरह से हम डिफरेंट प्रकार के जो सेट हैं सभी सेटों के बारे में चर्चा कर लिए, हम समझ लिए। क्योंकि एक बार आपको जानकारी देना है, फिर अगले कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज पे आऊँगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे, तब आपको मज़ा आएगी अगला वीडियो जो मिलेगा आपको। और इस पर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कमेंट भी करिएगा, क्योंकि जब आपको समझ में आएगा तो आगे कमेंट करिएगा और हम आपको प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम आपको नया वीडियो बनाएंगे और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, तो आगे हम देखेंगे कि फिर उसके बाद देखेंगे उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या है, उपसमुच्चय की खासियत है बाबू कि ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में मिल जाएं तो वो ए बी का उपसमुच्चय या सबसेट कहलाता है। जैसे अगर 1 2 3 दिया है और बी में दिया है 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मिल जाएंगे, इसलिए ये कह सकते हो कि ए सबसेट ऑफ बी। और इस तरह से इसको डिनोट भी करते हैं, ये आप जान लीजिए, ये इस तरह से डिनोट करते हैं। मुझे लगता है एक भाषा आप और सीख लीजिए यहाँ पे। जब आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं, बड़ा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है, इस तरह से आप लिखते हैं, बड़ा है या छोटा है, जो भी है अंक के हिसाब से बात किया जाता है। तो इस तरह से ये बड़ा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है, बराबर कहते हो ना। तो जो सबसेट होता है वो भी बराबर हो सकता है। इस बराबर का मतलब यही होता है, मतलब सेम हो सकता है, स्वयं का स्वयं सबसेट होता है, इसलिए ये वाला चिन्ह लगा रहता है। तो सबसेट का ये सिंबल्स है, तो सबसेट हम इस तरह से लगाते हैं। तो ये इसका सारे एलिमेंट्स बी में मिल जाए तो ए बी का सबसेट कहलाता है बच्चों। और देखिए एक बात और, ये स्वयं का भी होता है, मतलब ए सबसेट ऑफ ए बी लिख सकते हैं। हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है, ठीक। अब कहानी आई एक और बात कि सबसेट आप जब जान गए तो सबसेट के बाद पढ़ते हैं ना सुपरसेट। अब उचित उपसमुच्चय या फिर अधिसमुच्चय जिसको कहते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है सुपरसेट। तो पहले हम प्रॉपर सबसेट की बात कर लें बाबू। अगर मैं इसको ये ऐसे कर देता, सॉरी हाँ 1 2 3, तो ये क्या है, ये इसका सबसेट है। यहाँ पे ए बी का सबसेट है और या बी ए का सबसेट है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सुपरसेट नहीं है, ठीक। सुपरसेट वो होगा जैसे इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा हो जो ए में ना हो। देखो नहीं है, 5 एक ऐसा एलिमेंट्स है जो ए में नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट की बात नहीं बता रहा। उपसमुच्चय के बारे में देखे, उपसमुच्चय जान गए, ए बी का उपसमुच्चय है। तो जब उपसमुच्चय हम जान जाए तो उसके बाद हम देखते हैं एक प्रॉपर सबसेट होता है जिसको उचित उपसमुच्चय कहते हैं, और एक उसमें अधिसमुच्चय होता है जिसको सुपरसेट कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अगर कोई सेट ए है, कोई सेट ए है 1 2 3 दिया है, और उसके आगे कोई सेट बी है जिसमें इसमें इस टाइप से दे दे कि 1 2 3 4 दे दे,
तो इसी की खासियत ये है कि प्रॉपर सबसेट हम उसे कहते हैं वह सेट, मतलब प्रॉपर सबसेट की ऐसा हो कि जो अगला सेट हो कम से कम उसमें एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। जैसे 4 इसमें है लेकिन ये इसमें नहीं है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ये जो दिया है 1 2 3 ये इसमें दिया है, ये इसका क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। तो मतलब ए प्रॉपर सबसेट बी लिखते हैं हम। इसकी खासियत ये होती है ए नॉट इक्वल बी, मतलब ए और बी बराबर नहीं होते। तो यहाँ पे ये कहेंगे इससे इस टाइप से डिनोट करते हैं और ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ये हम जानते हैं। और बच्चे इसी में जान लीजिए कि जब ए बी का प्रॉपर सबसेट हो गया तो जो आदि समुच्चय की मैं बात कर रहा हूँ वहीं पे बी ए का आदि समुच्चय हो जाएगा, जिसको हम सुपर सेट कहते हैं। ये सुपर है ही है भाई, इसके इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स है, इसमें कम है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है, इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये सुपर हो गया। तो बी ए का सुपर सेट है और ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो इस तरह से हम सुपर सेट मतलब जिसको उचित उपसमुच्चय कहते हैं उसको जान लेते हैं और फिर उसके बाद उसको सुपर सेट के बारे में जान लेते हैं। अब बच्चों ये मैं अभी इससे पहले ही बता चुका कि ये देखिए, जैसे इससे पहले आप अभी देखे थे क्या देखे थे कि फाई जो दिया था, फाई ऑलरेडी इसका हर सेट का कोई भी सेट हो उसका सबसेट होता है रिक्त समुच्चय। और एक बात, जैसे स्वयं सेट अपने आप का उपसमुच्चय होता है, इसको भी हम आपको बता दिए हैं। मान लीजिए ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। यहाँ पे एक थ्योरम बन जाती है, वो ये है कि यदि ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, ठीक है, तो फिर ए सबसेट ऑफ सी, ए सी का उपसमुच्चय होगा। इस तरह से हम जान सकते हैं, ठीक, ऐसे हो गया। और एक बात और जान लीजिए, जैसे ये दिया हो उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चय कोई सेट दिया है उसमें उपसमुच्चय की संख्या पता करना है तो उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। उपसमुच्चय की संख्या पता करना हो तो 2 की पावर n होती है। और बच्चों यहाँ पे उचित उपसमुच्चय की संख्या पता करना हो, यहाँ पे तो उपसमुच्चय हो गया और उचित जिसको आप प्रॉपर सबसेट कहते हैं, अभी बता रहे थे, उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय की संख्या अगर पता करना है तो वही 2 कम हो जाएंगे, क्योंकि स्वयं का सेट नहीं होगा और रिक्त समुच्चय नहीं होगा, इसमें से हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-2। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। और आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा अभी स्टार्ट में वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। आपको कुछ और अभी थ्योरम बताने हैं, इसके कॉन्सेप्ट बताने हैं, फिर अगले वीडियो में हम कुछ सवाल भी लेंगे तो सवाल उसको समझेंगे। तब इसके लिए अब मतलब लगातार हम वीडियो बनाएं, इसके लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप पे शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ें। तो कमेंट करिए जिससे कि हम आगे आपको क्लास दें। एयरफोर्स के लिए आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।